स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम विलयन के रूप में जानते हैं उसके साथ आपके समक्ष है। और आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं नॉर्मलता को और साथ ही साथ फॉर्मलता को भी। ठीक है बेटा, नॉर्मैलिटी और फॉर्मेलिटी को हम आज पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में बेटा हमने बहुत सारे सांद्रता के पद का अध्ययन किया है, जिसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज, मोलरता, मोललता का अध्ययन हमने किया है। और सांद्रता के वे सारे पद बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो विद्यार्थी आज बिल्कुल पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पीछे के सीरीज नहीं देखे हैं तो उनसे मैं यही निवेदन करता हूं कि वे विलयन नामक चैप्टर के लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करें। फिर विलयन नामक चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो चलिए बेटा, देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना क्लास। नॉर्मलता क्या होता है? तो नॉर्मलता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैठ जाएंगे और मोलरता की चर्चा करेंगे एक बार केवल। मोलरता क्या होता है? तो हमने बताया था मोलरता में बेटा कि 1 लीटर विलयन में, ठीक है, आपने मोलरता में क्या पढ़ा था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, या यूं कहें कि 1 लीटर विलयन में कितना मोल विलेय घुला है उसी को हम कहते हैं मोलरता। ठीक है, 1 लीटर विलयन में कितना मोल विलेय घुला है, यही मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब भाई विलयन है तो उसमें कुछ विलेय तो होगा ही, तो कितना मोल विलेय है उसी को हम मोलरता कहते हैं। अब मोल कैसे निकाला जाता है वो पिछले क्लास में मैंने आपको खूब अच्छे तरीके से समझाया है। अब चर्चा करते हैं कि तो फॉर्मलता क्या होता है। सॉरी बेटा, नॉर्मलता, फॉर्मलता तो अभी आगे पढ़ने वाले हम लोग। तो वहां पर भी हम चर्चा करेंगे 1 लीटर विलयन का है। यहां पर भी हमको विलयन लेना है 1 लीटर। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के, उस बार मोलों की संख्या को कह रहे थे, इस बार कहेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या कहेंगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकी भार भी कह सकते हो, को हम कहते हैं नॉर्मलता। देखिए कुछ अंतर नहीं है, इसमें केवल विलेय के मोलों की संख्या बतानी रहती है और इस नॉर्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बतानी रहती है। बाकी विलयन यहां भी 1 लीटर लेना है, यहां भी 1 लीटर लेना है। तो परिभाषा तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे ही याद हो चुका होगा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सब समझ में आ रहा है सर जी, आप जो बताए मुझे एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बट दिक्कत परेशानियां तो अभी हैं। और वो परेशानी है कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है, या यूं कहें ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है। अब ये एक बड़ी दिक्कत हो गई कि ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है। तो देखिए बेटा, पहले बात तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये तुल्यांकी भार एक अलग राशि है और ये ग्राम तुल्यांकी भार एक अलग राशि है। ठीक है, तुल्यांकी भार अलग होता है, कुछ अलग है हट के, और ग्राम तुल्यांकी भार अलग है। इन दोनों में डिफरेंस है। अब आपको मैं बताता हूं कि क्या डिफरेंस है। देखिए बेटा, किसी भी अगर इस तरीके की राशि के साथ अगर ग्राम लग जाता है ना, तो उसका मतलब होता है कि आप ग्राम में, यानी ग्राम का मतलब भार, ग्राम का मतलब क्या है? भार है। यहां पर विलेय का अगर चर्चा किया जा रहा है, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, क्योंकि यहां लिखना जरूरी है किसका है, तो विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार की अगर गणना करी जाएगी तो याद रखिएगा, अगर ग्राम तुल्यांकी भार निकालना होगा ना तो इसको आप ऊपर करिएगा, यानी हम लोग लिखेंगे विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे, इसको नीचे करना पड़ेगा आपको, तुल्यांकी भार। अब प्रश्न ये है कि क्या ये इसी राशि बस में होता है? नहीं बेटा, जैसे एक मैं और सूत्र लिखकर आपको दिखाता हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर देखिए यहाँ पे ग्राम सूत्र भार निकालना हो, देखिए ग्राम
सूत्र भार, जो कि अभी फार्मलता में हम पढ़ने भी वाले हैं। तो सूत्र भार अलग चीज होता है, या सूत्र द्रव्यमान अलग चीज होता है, और ग्राम सूत्र भार अलग चीज होता है। तो यहां पर भी हो जाएगा ग्राम सूत्र भार बराबर द्रव्यमान, या अगर विलेय का निकालना हो तो विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे ग्राम सूत्र, सॉरी सूत्र भार। अब क्या आप समझ में आ रहा है कि अगर ग्राम लगा हुआ है इसका मतलब द्रव्यमान को ऊपर करना पड़ेगा, और जिसके साथ लगा हुआ है उसको नीचे करना पड़ेगा। तो तुल्यांकी भार और ग्राम तुल्यांकी भार में अंतर होता है। ठीक, देखिए यहां पर भी ग्राम सूत्र भार था, और सूत्र भार और ग्राम सूत्र भार में डिफरेंस है। ग्राम सूत्र भार बराबर हो जाता है कि विलेय, अगर विलेय की बात किया जाए तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि ग्राम लगा हुआ है, और सूत्र भार को आपको नीचे करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी ये तो आगे हमको पढ़ना है, आज अभी क्लास में हमको यही पढ़ना है कि ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है। तो अगर विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार निकालना होगा तो याद रखिएगा विलेय का द्रव्यमान, जैसे कि दिया रहेगा ना कि कोई भी विलेय कितनी मात्रा में घोला गया है, 10 ग्राम घोला गया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 50 ग्राम घोला गया है, 100 ग्राम घोला गया है, उसको आप ऊपर लिखोगे और उसके बाद उसका तुल्यांकी भार नीचे लिखोगे, तब जाकर निकलेगा ग्राम तुल्यांकी भार। ठीक, अब एक दिक्कत और आपके सामने होगी कि तुल्यांकी भार क्या होता है, तो उसकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे, विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मलता का फार्मूला, नॉर्मलता का सूत्र क्या है और परिभाषा क्या है। तो जैसा कि हमने नॉर्मलता की परिभाषा को बता दिया, मैं लिख भी देता हूं। 1 लीटर विलयन में, देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। देखिए कितना मस्त सा परिभाषा बन गया कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मलता कहते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार नॉर्मलता का फार्मूला क्या होगा आप अच्छी तरीके से जान ही गए होंगे। जैसे मोलरता की परिभाषा लिखते थे, नॉर्मलता इसको n से प्रदर्शित करते हैं, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, याद रखिएगा n, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता n बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी लिखेंगे ऊपर हम विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, और यहां पर बटे में क्या लिख देंगे, विलयन का आयतन। जैसे कि मोलरता में हम लोग लिखते थे विलयन का आयतन, और किस में होना चाहिए, लीटर में, क्योंकि 1 लीटर में कह रहा है। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर जैसे वहां था मोलरता बराबर सूत्र होता था कि विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वैसे ही यहां पर नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब यहां पर देखिए विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बराबर मैंने सूत्र लिखा है कि विलेय का द्रव्यमान को ऊपर करना पड़ेगा और तुल्यांकी भार को नीचे करना पड़ेगा। अच्छा, द्रव्यमान को किससे शो किया जाता है, W से। ठीक है, और अगर आप विलेय को B मानते हो, अगर विलायक को A मानते हो, विलेय को B मानते हो, तो यहां पर हम लिख देंगे WB, ताकि ये पता चले कि किसका भार है। तो B विलयन के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, B विलेय के लिए ले रहे हैं। ओके, तो जैसे विलायक को अगर हम A मानेंगे तो विलेय को हम B मानेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे चूंकि विलेय का द्रव्यमान था इसीलिए हमने WB लिखा है। ठीक है बेटा, और तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास, तो इसीलिए इसको E से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या देखा आपने, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन। तो विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, या WB बटे E। तो यहां लिख दीजिए वही WB और बटे E
अब ई के साथ भी बी लगाइए, क्योंकि किसका तुल्यांकी भार है? विलेय का, विलेय का, तो इसलिए इसके साथ भी बी लगा दीजिए ताकि पता चले, नहीं तो उसी में गुम हो जाएगा कि विलायक का है कि विलेय का है। तो विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बराबर विलेय का द्रव्यमान है WB बटे विलेय का तुल्यांकी भार यानी कि EB। अब यहां पे देखिए WB बटे EB हम इसकी जगह पे लिख दिए, और विलयन का आयतन V लीटर में, यहां पे लिख दीजिएगा इन लीटर। ठीक है, तो एक हमको सूत्र मिल गया नॉर्मलता N इज इक्वल टू WB बाई EB। और इसको थोड़ा सा और हल करें बेटा, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा हम सही ढंग से लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ना, और इसका बटा 1 करके इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ हमको एक नया ही फार्मूला मिल जाएगा कि नॉर्मलता N इज इक्वल टू हो जाएगा WB, ठीक है, अपान EB इंटू V, किसमें? इन लीटर। ओके बेटा, बिल्कुल क्लियर है ना? ये WB बटा EB कहाँ आया है? ग्राम तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है, मैंने आपको समझाया है। अच्छा, अगर इसको हम ml में करें बेटा तो एक और फार्मूला हमको मिल जाएगा, आप जानते हो, इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं WB मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि आपको जब इसको ml में बदलोगे तो आप जानते हो कि 1000 से यहाँ भाग देना पड़ेगा और ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो WB इंटू 1000 अपान EB इंटू V, अब यहाँ पे लिखेंगे इन ml। तो ये दो फार्मूला आपको नॉर्मलता के मिल गए हैं, WB अपान EB इंटू V इन लीटर या WB मल्टीप्लाई बाई 1000 अपान EB इंटू V इन ml। तो इस प्रकार नॉर्मलता का सूत्र यही होता है। नॉर्मलता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमारी नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अभी आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं चला कि तुल्यांकी भार क्या होता है या ग्राम तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को। ये देखिएगा थोड़ा सा अलग है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है और ग्राम तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, तो अब हम सीखेंगे तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हम तुल्यांकी भार को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी सहायता से हम ग्राम तुल्यांकी भार को कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर ग्राम तुल्यांकी भार निकाल लेंगे तो हम नॉर्मलता को भी निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि तुल्यांकी भार। देखिए, तुल्यांकी भार के लिए बेटा अलग अलग स्थिति में अलग अलग फार्मूला है। जैसे अगर आप किसी परमाणु का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अलग सूत्र लगाना पड़ेगा, किसी भी आप आयन का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अलग सूत्र लगाना पड़ेगा, किसी भी अम्ल का निकालेंगे या किसी क्षार का निकालेंगे या किसी लवण का निकालेंगे, तो इन सभी परिस्थितियों के लिए तुल्यांकी भार का अलग अलग सूत्र होता है। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं परमाणु का तुल्यांकी भार। ठीक है, लिखेंगे बेटा परमाणु का तुल्यांकी भार, परमाणु का तुल्यांकी भार E इज इक्वल टू, ई मतलब इक्विवेलेंट मास, इज इक्वल टू होता है बेटा परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक, अब देखिए, अगर आपको को तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है परमाणु का, परमाणु क्या होते हैं? जो भी आपको पीरियोडिक टेबल पे दिखाई देता है, जितने भी तत्व, वो सभी परमाणविक रूप में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए Na हुआ या पोटेशियम K हुआ, ठीक है, या कोई भी तत्व ले सकते हैं, जो भी आपको पीरियोडिक टेबल पे दिखाई देता है वो सभी परमाणविक रूप में होते हैं। ठीक है, वो एक परमाणु का सूत्र होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको किसी परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना है तो सूत्र आप लगा दीजिएगा सीधा परमाणु भार बटे बैलेंसी यानी संयोजकता। जैसे मैं सोडियम का निकाल के दिखाता हूं, सोडियम का तुल्यांकी भार, सोडियम का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? अब सोडियम का परमाणु भार 23 हो गया और संयोजकता कितनी होती है सोडियम की? तो आप जानते हो कि हमने संयोजकता का को और ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना बताया आपको। अगर नहीं जानते हो तो बेसिक क्लास हमारे चैनल पे मिल जाएगा केमिस्ट्री का, उसको आप अवश्य देखिए। तो जो भी
आप अगर पीरियोडिक टेबल के थोड़े मोड़े भी जानकारी रखते हैं तो अगर फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता 1 होती है। कितनी होती है? 1। संयोजकता क्या होता है बेटा? जितने इलेक्ट्रॉन का वो तत्व दान कर सकता है या ग्रहण कर सकता है वही उसकी संयोजकता होती है। जितने इलेक्ट्रॉन का देन लेन कर सकता है। तो आप जानते हो कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है क्योंकि उसके अंतिम सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप का है वो। सेकेंड ए ग्रुप का वैलेंसी 2 होगी। तो इस तरीके से संयोजकता आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी जाकर आप एबिलियन नामक चैप्टर में कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और हमने बताया अभी कि अगर आपको संयोजकता नहीं निकालने आती है तो हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा संयोजकता कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो Na का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा 23/1, क्योंकि Na फर्स्ट ए ग्रुप का है और इसीलिए उसकी संयोजकता 1 होती है। तो इस प्रकार Na का तुल्यांकी भार 23 हो जाएगा। यानी अगर किसी भी परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना होगा तो आप फटाक से यही फार्मूला लगाइएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आयन का तुल्यांकी भार का क्या फार्मूला होता है। तो लिखेंगे आयन का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार या अणु भार, परमाणु या अणु भार बटे आवेश, बटे आवेश। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों सर जी परमाणु और अणु दोनों भार लिख दिए हैं। तो देखिए बेटा, आयन क्या होता है पहले इसको समझिए। कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉनों को दान करता है तो उसके या ग्रहण करता है तो उस पर चार्ज लग जाता है, वो आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान करके ऐसे लिखा जाता है। ये सोडियम का परमाणु नहीं है, ये सोडियम का आयन है। ये सोडियम का परमाणु था लेकिन ये क्या है बेटा? सोडियम का आयन। ठीक है, या ऐसे अगर आपको लिखेंगे O-2 ये ऑक्सीजन का आयन है, या ऐसे कहें क्लोरीन पर -1 तो ये क्लोरीन का आयन है, और ऐसे अगर लिखा है तो क्लोरीन है। मतलब ये अभी कोई इलेक्ट्रॉन का देन लेन नहीं किया है, लेकिन अगर इसमें -1 लग जाए मतलब एक इलेक्ट्रॉन अब ले चुका है, तब जाकर ऐसे लिखाएगा। और ये सोडियम अगर प्लस लिखाया है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है। अगर मैं पूछूं इस सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या कहोगे? 11 तो जनरली होता है, इसका 11 है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है। लेकिन इसमें अगर +1 लिखाया है तो इसका मतलब इसके पास केवल 10 ही इलेक्ट्रॉन अब है। ठीक है, तो ये होता है आयन और परमाणु में फर्क। अब समस्या ये है कि क्यों हमने यहाँ पे परमाणु और अणु दोनों लिखा। तो हम इसलिए लिखे बेटा क्योंकि आयन जो होता है वो अणुओं के भी आयन होते हैं और परमाणुओं के भी आयन होते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे OH-1। अब ये देखिए, ये तो अणु हुआ ना, ये परमाणु थोड़ी है ना, ये इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये अणु रूप है, यानी आणविक अणुओं का आयन है, ऐसे कह सकते हैं। तो अणुओं के लिए हम अणुभार लिखेंगे, परमाणुओं के लिए परमाणु भार लिखेंगे। अब आप समझ में आया ना आपको? जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, सल्फेट ऐसे SO4-2। अब यहाँ पे देखिए ये तो अणु रूप में है, तो सल्फेट पे इसमें -2 चार्ज लगा हुआ है, ये आयन के रूप में है, लेकिन अणुओं का आयन है। ये परमाणुओं का आयन नहीं, इसमें 2 परमाणु। ठीक है, यहाँ 2 तत्व हैं, परमाणु नहीं कहेंगे, 2 तत्व हैं। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हमने यहाँ परमाणु भार और अणु भार दोनों लिख दिया है। अगर आपको कह सकते हैं कि परमाणुओं का तुल्यांकी भार निकालना होगा परमाणुओं के आयन का, तो आप परमाणु भार बटे आवेश लिखिएगा। और अगर अणुओं के तुल्यांकी भार अणुओं के आयनों का निकालना होगा तो आप अणु भार बटे आवेश का सूत्र लगाइएगा। ठीक है, अब आइए सोडियम Na+ का मैं निकाल के दिखाता हूँ, या क्लोरीन का निकाल देता हूँ, Cl- का। तो Cl- का तुल्यांकी भार कितना होगा? Cl- का तुल्यांकी भार = अब चूंकि ये तो परमाणु है, परमाणुओं का आयन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? परमाणु भार। तो परमाणु भार कितना होता है? 1735.5, और बटे इस पे कितना चार्ज है? यहाँ -1 नहीं लिखा जाएगा, माइनस+ नहीं लिखा जाता है, केवल 1 लिखा जाएगा, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। तो Cl- का तुल्यांकी भार आपका हो जाएगा बेटा 35.5। इसी तरीके से SO4 पे -2 का अगर तुल्यांकी भार निकालना होगा, तुल्यांकी भार, तो आप क्या करोगे? पहले इसका अणुभार कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी आप करिएगा क्योंकि यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौक का 64, और सल्फर का जितना होता है जोड़कर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यम अपान हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा SO4 का कितना होगा अणुभार। अणुभार तो कैलकुलेट करना आता ही है आपको। ठीक है बेटा, तो ये भले से चार्ज प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लस माइनस नहीं लिखना है।
तो ये हो गया आयनों का तुल्यांकी भार। अब आपने क्या देखा, आपने परमाणुओं का तुल्यांकी भार निकालना सीख लिए हैं और आप आयनों का भी तुल्यांकी भार निकालना आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ और तुल्यांकी भार के फार्मूला की तरफ। देखिए बेटा, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक है, अम्ल का तुल्यांकी भार। तो अम्ल का तुल्यांकी भार का क्या फार्मूला होता है, तो लिखेंगे अणुभार बटे क्षारकता। आप लोग पढ़ चुके हो कि अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लीयता होती है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं E = m/बेसिसिटी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब प्रश्न ये है कि क्षारकता क्या होता है, तो इसको थोड़ा साधारण भाषा में हम कन्वर्ट करते हैं। क्षारकता बराबर बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं M/H, मुक्त का यूज करेंगे, मुक्त हाइड्रोजन की संख्या, मुक्त H+ की संख्या। यानी कि किसी भी अम्ल में वो जितना H+ को मुक्त कर सकता है, ठीक है, जितने भी H+ को मुक्त कर सकता है वही उसकी बेसिसिटी होती है। अम्ल की अम्लीयता नहीं होती, उल्टा होता है, अम्ल की क्षारकता होता है। याद रखिएगा, कितना क्षारकता होता है, जितने हाइड्रोजन को वह मुक्त कर सकता है। ठीक है, अब जैसे हम HCl का कैलकुलेशन करके देखते हैं, HCl का तुल्यांकी भार, HCl का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, HCl का अणुभार। अब HCl का अणुभार कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो गया और क्लोरीन का 35.5, यानी कुल 36.5 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 36.5 और बटे क्षारकता, यानी कितने हाइड्रोजन को ये डोनेट कर सकता है, निकाल सकता है, रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही हाइड्रोजन इसके साथ है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 36.5। ठीक है, उसी तरीके से H2SO4 भी अम्ल है, आप भी जानते ही हो। H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका जितना भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अणुभार और बटे यहाँ पर 2 कर दीजिएगा। 2 क्यों किया गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन को यह निकाल सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं चौकन्ना करना चाहता हूँ, एक दिन और मैं आपको ये बात बताई थी कि ऐसे देखकर आप नहीं बता सकते हो कि कितना हाइड्रोजन को निकाल सकता है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, आपकी बुक में है H3PO3, देखिए H3PO3। अब यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 3 हाइड्रोजन को निकाल सकता है, लेकिन आप कभी भी अगर क्षारकता निकालनी होगी किसी भी अम्ल का, तो आप पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। और स्ट्रक्चर तो आप 11वीं में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो वीडियो पढ़ा है यूट्यूब पे जाके देखिए, H3PO3। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो P डबल बॉन्ड ऐसे O हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, यानी O ऐसे H इसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर O और ऐसे H जुड़ा हुआ है और यहाँ पर H एक डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये हो गया आपका H3PO3। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन डायरेक्टली P से जुड़ा हुआ है, यानी कि केंद्रीय परमाणु से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा रहता है ना, वो नहीं रिलीज होगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो मुक्त हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें केवल इसकी क्षारकता कितनी होगी, ओनली 2 होगी, जबकि देखने से ऐसा लग रहा है कि इसकी क्षारकता 3 होगी। तो ये चीजों इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तुल्यांकी भार को निकालते समय। ऐसे देख कर नहीं रखा जा सकता कि कितना हाइड्रोजन है उतना रख दिया जाए, वही उसकी क्षारकता होगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, अम्ल के तुल्यांकी भार बराबर उसका अणुभार निकाल लेना है और क्षारकता। क्षारकता क्या होता है, जितना हाइड्रोजन को निकाल सकता है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे तब पता चल जाएगा। ओके, चलते हैं अब हम सीखते हैं क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर वही सूत्र तो वही रहेगा, अणुभार, और उसमें किससे हमको भाग लगा देना है बेटा, वही चीज। यहाँ पे देखिए क्षार की तो अम्ल की तो क्षारकता होती है, क्षार की अम्लीयता होती है, एसिडिटी जिसको कहते हैं, और इसको हम आप लोग अम्लीयता हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अम्लीयता। अब अम्लीयता क्या होता है, ये प्रश्न हो गया, तो थोड़ा सरल भाषा में लिख दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा अणुभार
अणुभार बटे अम्लीयता का मतलब OH मुक्त, यहाँ पे मुक्त लिखेंगे, मुक्त OH आयन की संख्या, यानी कि कितना OH आयन वो निकाल सकता है उसकी संख्या यहाँ पे उसकी अम्लीयता कहलाएगी किसी भी क्षार की। जैसे NaOH है, NaOH है, इसका अगर तुल्यांकी भार आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, NaOH का अणुभार कैलकुलेट कर लोगे। अब ये तुम्हारा काम है, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे M हो जाएगा, जितना भी आएगा यहाँ लिख दीजिएगा, पूरा जोड़ने पर सभी का परमाणु भार को जोड़ दीजिएगा, अणुभार निकल जाएगा। और बटे इसमें आप जानते हो कि एक OH निकल सकता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। जिसमें 2 OH निकल सकते हो वहां पे 2 लिखेंगे, जिसमें 3 OH निकल सकते हैं वहां पे 3 लिखेंगे। तो बहुत ही आसान है आपका, चाहे अम्ल का, चाहे क्षार का, चाहे परमाणु का, चाहे आयन का तुल्यांकी भार को निकालना। अब एक और बचा, उसको भी सीख लेते हैं, लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है। ठीक है, किसका बेटा, लवण का। हाँ देखिए बेटा, तो लवण का तुल्यांकी भार के लिए सूत्र है, लवण का तुल्यांकी भार बराबर, यहां पर हम अणुभार नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा, यहां पर हम अणुभार नहीं लिखते हैं, सूत्र भार लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, सूत्र भार। ठीक है, फार्मूला मास भी कर सकते हो उसको इंग्लिश में। अब सूत्र भार क्या होता है बेटा, जैसे देखिए NaCl है ना, NaCl है, ठीक, यहां पर Na और Cl के बीच में कोई सहसंयोजी बंध नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हुआ है। यहां पर Na का क्या आप लिखोगे, Na का भार कितना होगा बताइए। तो Na का भार तो हो सकता है, Na+ का भार दिक्कत है, इसीलिए हम कह रहे हैं बेटा कि यहाँ पे Na+ है, Cl-, यानी कि आयनिक यौगिकों में हम अणुभार का यूज नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनमें हम अणुभार नहीं कहते, उसका हम सूत्र भार कहते हैं। सूत्र भार का मतलब यहाँ Na का जितना होगा, Cl का जितना होगा परमाणु भार, उसको हम जोड़ देंगे, वही सूत्र भार कहलाता है। तो आप तो समझ रहे होंगे कि सूत्र भार और भार एक ही है, बिल्कुल नहीं है। कई मामलों में तो एक ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर, रेयरली कहीं कहीं पर वो अलग शो हो जाते हैं, सूत्र भार अलग हो जाता है, अणुभार अलग हो जाता है। तो यह चीजें आप दिमाग में रखिएगा कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं वहां पर हम अणुभार का यूज नहीं करेंगे, सूत्र भार वहां लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सूत्र भार बटे आपका वही लवण है ना, तो लवण में हम लिख सकते हैं सूत्र भार बटे धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या। ठीक है, सूत्र भार बटे हम यहाँ पे लिखेंगे हमेशा धनायनों की संख्या। अच्छा, अब धनायनों की कह सकते हैं, धनावेशों को, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, धनावेशों की संख्या। अब जैसे NaCl का आपको, NaCl एक लवण है ना, NaCl का तुल्यांकी भार निकालना है। मान लीजिए कि NaCl का आपको तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 35.5 और प्लस, सॉरी Na का 23 होता है ना, 23 प्लस 35.5 और बटे धनायन का संख्या कितनी है, Na पे +1 धनायन है, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। तो 5 3 8 हो गया, 3 2 5 58.5 बटे 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 58.5 हो जाएगा तुल्यांकी भार। बात समझ में आई बेटा ना। अब तो तुल्यांकी भार आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं बताता हूं कि अब नॉर्मलता कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए मैं बताऊं, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, एक सेकेंड बेटा, नॉर्मलता बराबर क्या फार्मूला होता है, आप खुद सोचिए। नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि WB/EB, अब B क्यों लगाया, बिलियन के लिए, मल्टीप्लाई बाय V इन लीटर, यही होता है ना। अब देखिए WB तो आपको किताब में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नमक को इतना घोला जाता है, 100 ग्राम नमक घोलना है, तो वो तो WB आपको बुक में दिया रहेगा। और यहाँ पे EB क्या है, आप अगर नमक घोला जाएगा तो नमक का आप लोग तुल्यांकी भार निकालना है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैंने बता दिया, चाहे वो नमक हो, चाहे सोडियम हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, आप पहले पहचानिएगा कि आयन है कि परमाणु है कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, उसी अनुसार यहाँ पर EB कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो सूत्र में बताएं उसकी सहायता से। और आयतन तो आपको किताब में दिया ही रहेगा।
ठीक है, ml में दिया रहेगा तो यहाँ पे 1000 का गुणा कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा जो है नॉर्मलता का पूरा लॉजिक समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आइए बेटा लगे हाथ हम फार्मलता की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फार्मलता क्या होता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर फार्मलता को पढ़ते हैं। देखिए बेटा, तो आपने पढ़ लिया है कि नॉर्मलता क्या होती है। अब फार्मलता पढ़िए। तो नॉर्मलता और फार्मलता और मोलरता में बहुत हल्का अंतर है बेटा। देखिए वहां पर हम कह रहे थे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्यों ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अभी मैंने बता दिया है आपको। अब देखिए फार्मलता क्या होता है, एकदम यही परिभाषा है, थोड़ा सा अंतर है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता, और ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। अब अभी मैंने बताया कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका अणुभार नहीं निकाला जाता, उनका सूत्र भार निकाला जाता है। और अगर ग्राम सूत्र भार निकालना होगा तो आप लोग जानते हैं कि जो विलेय है उसका द्रव्यमान ऊपर कर देंगे और सूत्र भार को नीचे कर देंगे। जैसे तुल्यांकी भार में निकाला, ग्राम तुल्यांकी भार इज इक्वल टू विलेय का जो द्रव्यमान था ऊपर और बटे तुल्यांकी भार। उसी तरीके से सूत्र भार और ग्राम सूत्र भार में क्या अंतर है, तो लिखेंगे ग्राम सूत्र भार बराबर, ग्राम सूत्र भार बराबर, अगर विलेय का निकालना है, विलेय का ग्राम सूत्र भार बराबर विलेय का द्रव्यमान ऊपर कर देंगे, विलेय का द्रव्यमान ऊपर कर देंगे और बटे सूत्र भार को नीचे कर देंगे। ये अंतर होता है सूत्र भार और ग्राम सूत्र भार में, अंतर है बेटा। तो सूत्र भार केवल सूत्र का भार निकाला जाता है, लेकिन ग्राम सूत्र भार कहा जाएगा तो जितना भी दिया रहेगा बुक में ना कि 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम NaCl, तो उसको ऊपर करिएगा और NaCl का जो सूत्र भार आएगा जैसे 58.5 आया था उसको हम नीचे करेंगे। जैसे अगर कोई दे दे कि 100 ग्राम NaCl का ग्राम सूत्र भार बताओ, तो आप क्या करोगे, 100 को ऊपर कर दोगे और सूत्र भार यानी 58.5 को नीचे कर दोगे। 58.5 कहां से आया, 23 और 35.5 दोनों को जोड़ा है तो 58.5, ये हमारा ग्राम सूत्र भार होगा। ठीक है बेटा, तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही आसान है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या। और ग्राम सूत्र भार कैसे निकाला जाता है वो मैंने यहाँ पे उदाहरण के द्वारा बता दिया। ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या कहते हैं, फार्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फार्मलता। अब चूंकि आप जानते हो कि जो ग्राम सूत्र भार या सूत्र भार निकाला जाता है वो केवल आयनिक यौगिकों का निकाला जाता है, इसीलिए फार्मेलिटी भी आयनिक यौगिकों का ही निकाला जाता है। ठीक है, जो आयनिक यौगिक है। तो लिखेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय, यहां पे आयनिक लिखेंगे क्योंकि आयनिक का ही सूत्र भार निकाला जाता है। आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, फार्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मलता कहते हैं। तो फार्मलता बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, फार्मलता बराबर हो जाएगा बेटा विलेय का ग्राम सूत्र भार, विलेय का ग्राम सूत्र भार बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये आपका फार्मलता का फार्मूला हो जाएगा। और अगर इसके जगह पे ये वाला फार्मूला लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं। तो फार्मलता बराबर एक नया सूत्र मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसको हम यहां लिख दें, नीचे लिख देते हैं फार्मलता बराबर, फार्मलता बराबर विलेय का ग्राम सूत्र भार बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान
और बटे सूत्रभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। और अगर यहाँ ml लिखिएगा तो यहाँ पर 1000 का गुणा कर दीजिएगा, इतना ही है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये फार्मलता भी आपको समझ में आया होगा। फार्मलता कैसे निकाला जाता है, विलेय का ग्राम सूत्रभार निकालना पड़ेगा। विलेय का ग्राम सूत्रभार कैसे निकलेगा, विलेय का जो भी द्रव्यमान सवाल में दिया रहेगा उसको ऊपर और बटे उसका जो फार्मूला होगा उसका अणुभार। समझ लीजिए अणुभार ही होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, केवल आयनिक यौगिकों का ही सूत्रभार होता है, बाकी सब जो हमारे सहसंयोजी यौगिक हैं उनका अणुभार होता है। ठीक है बेटा, तो ये रहा आज का हमारा क्लास। उम्मीद करते हैं कि नॉर्मलता और फार्मलता के सभी कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर होंगे। अगले जो हमारा अगला क्लास रहेगा उसमें हम कुछ गुणों के बारे में, कुछ विलयन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम सांद्रता के पद पढ़ रहे थे, तो जुड़े रहिए बेटा हमारे इस ऑनलाइन क्लास से। आपको केमिस्ट्री का एक बेहतर क्लास, केमिस्ट्री की एक बेहतर नॉलेज देने के हम प्रयास निरंतर करते आ रहे हैं। बस अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक अवश्य करिएगा, और साथ ही साथ आपके जो भी सहपाठी हैं उनमें यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि वे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।